only for a moment. If only for a moment. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज पौधों को भी देख लेते हैं। ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुई। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने प्लांट्स को देखा। प्लांट्स में बेसिकली पता नहीं कौन सा प्लांट है, कांटे कांटे उग रहे हैं जब से उगाया है इस प्लांट को। और ये एक कड़ी पत्ता का है और ये पता नहीं कौन सा है। कमेंट में बताना अगर आपको पता है ये पर्पल वाला कौन सा है। जनरली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कड़ी पत्ता का जो प्लांट है वो यूज़ होता है नॉर्मल डेज में। बाकी नीम का भी है, वो हम कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। जो भी है, प्लांट यूज हो या ना हो, पर छत का व्यू बहुत बढ़िया लगता है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। देन फिर मैंने यहाँ पर गर्म पानी करा पीने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपना कूलर भरा। बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो जाता है गर्मियों में, और सुबह का तो मुझे ही भरना है, शाम का मेरी बहन भर देती है। फिर यहाँ पर मैंने अपने टेबल की डस्टिंग करी, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। रोज़ाना ही डस्टिंग करने के बाद इतना कूड़ा निकलता है टेबल से, पता नहीं क्या होता है। घर वाले घर में कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल मिट्टी घर में घुस जाती है, जिसकी वजह से पूरा घर धूल मिट्टी हो रहा है। इस वजह से मुझे लैपटॉप पर भी ना कपड़ा लगा के रखना पड़ता है, जिससे इसके अंदर धूल मिट्टी न घुसे। खराब हो जाता है ये भी। मैं अपने लैपटॉप की केयर अपने फ़ोन से भी ज़्यादा रखती हूँ। ये सबसे ज़्यादा पढ़ाई में यही यूज़ होता है। मेरे बैकग्राउंड से ना बहुत बेकार बेकार आवाज़ आएंगी, क्योंकि तुड़ाई चल रही है। टूट फूट की वजह से बहुत गंदी आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करना। सो दिस इज़ माई स्टिकी नोट कलेक्शन। तो इसके बाद मैंने अपनी आयरन की टैबलेट्स ली, फॉलिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है मेरे लिए आजकल। पिकाचू की तरह कभी भी उठते बैठते डिसबैलेंस हो जाती हूँ मैं। नॉर्मली डिजीनेस की वजह से ना मुझे ये आयरन की टैबलेट लेनी पड़ रही है अभी। यहाँ मेरा स्टडी का फर्स्ट स्लॉट रेडी है। बेसिकली अभी तो मैं यहाँ पर अपना सामान वगैरह ठीक से अरेंज कर रही हूँ पढ़ने के लिए, और लैपटॉप ऑन कर दिया है मैंने अपना। और स्टडी करने से पहले जो भी आलतू फालतू काम होता है ना, मैं पहले वो कंप्लीट कर लेती हूँ, जिससे मुझे बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। सो यहाँ मैं करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रही थी अपने। करंट अफेयर्स बेसिकली मैं मैगजीन से करती हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है। लेकिन यहाँ मैं करंट अफेयर, क्योंकि मैगजीन मैंने खरीदी नहीं है, पर मुझे मैगजीन से तो करनी है ना, सो मैंने यहाँ पर करंट अफेयर ऑनलाइन करी है, जो भी यूट्यूब पे वीडियोस होती है उसके थ्रू। सो हेयर इज़ माई चैनल। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है ना, सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले जाकर। सो यहाँ पर मैं प्रतियोगिता दर्पण 2026 वाली यूज़ कर रही हूँ। 2026 का मेरा करंट अफेयर रेडी नहीं है जनवरी मंथ से, तो जनवरी मंथ से स्टार्ट करूँगी मैं इससे। बेसिकली प्रतियोगिता दर्पण में ना क्या होता है, प्रतियोगिता दर्पण के बाहर तो जनवरी मंथ लिखा रहेगा, लेकिन उसके अंदर कंटेंट रहेगा दिसंबर मंथ का। तो जनवरी से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो दिसंबर 2025 से आपको प्रिपेयर हो जाएगा। और इसमें बहुत डिटेल एनालिसिस था, और डिटेल एनालिसिस के साथ साथ नोट्स भी बने बनाए मिल रहे थे, तो सरदर्दी भी नहीं। एक तो कॉम्पैक्ट नोट्स होते ही हैं प्रतियोगिता दर्पण, लेकिन साथ साथ ना इसमें आपको नोट्स भी मिल जाते हैं प्रतियोगिता दर्पण के। इतना डिटेल एनालिसिस होता है ना कि एक मंथ की जो प्रतियोगिता दर्पण होते हैं लगभग 5 घंटों में रेडी होते हैं, अगर आप नोट्स के साथ प्रिपेयर करें। सो मुझे यहाँ पर 3 दिन लग गए थे, क्योंकि मैं पूरा टाइम बैठ के खाली यही तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मुझे ये करना पड़ रहा था। 2-2 घंटे रेगुलर में दे रही थी, क्योंकि मुझे समझना भी था और नोट डाउन भी करना था, नोट्स भी बनाने थे एग्जाम टाइम के लिए। और लिखने से ना चीज़ें रिमाइंड भी रहती हैं, और क्योंकि इसको रेगुलर रिवाइज करना होगा नोट डाउन करने के बाद भी, तो इजी पड़ जाएगा मुझे। एक तो स्ट्रक्चर बन जाएगा मेरे माइंड में कि करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक। और आजकल जीके में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, और जीके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी यहीं से उठ कर आते हैं। जहाँ जो चीज़ हमें लगती है ना कि ये कहाँ से दे दिया एग्जामिनर ने क्वेश्चन, ये जीके तो ऐसी है ही नहीं जो हम पढ़ के जा रहे हैं, तो क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं।
क्वेश्चन रेगुलर करंट अफेयर से आते हैं, जो कि हम उतना चीज़ें नोटिस नहीं कर पाते। न्यूज़पेपर में भी हम क्या क्या चीज़ें नोटिस करें, इतनी बहुत कम चीज़ें काम की होती है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक डायरेक्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो हम भटक जाएंगे। मल्टीपल रिसोर्सेज हो गए हैं आजकल तो पढ़ाई के लिए, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न। जितना इजी दिख रहा था कंप्लीट करना इसे, उतना तो इजी था नहीं इसे, तो मैं इसको बीच में छोड़कर आधा छोड़कर लाइब्रेरी का टाइम हो गया था, वहाँ पर जाना था मुझे। सो यहाँ मैं अपनी लाइब्रेरी पहुँच चुकी हूँ और यहाँ भी स्यापे कम नहीं है। लाइब्रेरी में एसी ख़राब हो चुका है और बहुत बुरी कंडीशन हो गई है गर्मी की वजह से। टेम्परेचर भी बिल्कुल पीक पे चल रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस अराउंड। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो संभालना मुश्किल हो रहा है गर्मी में। सो बस ये प्रे है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए एसी। और आज तो बैग में भी बहुत वेट था क्योंकि आज मैं लंच करके आई नहीं थी। अपना लंच, पानी बोतल सब अपने साथ लाई थी। तो मैंने सबसे पहले अपने नोट्स वगैरह निकाले जो मैं अपना घर पे प्रिपेयर करी थी करंट अफेयर, उसको रिवाइज करा। फिर मैंने यहाँ पर अपना हिंदी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया। हिंदी का रिवीजन बेसिकली यहाँ पर मैंने जितने भी पुराने प्रैक्टिस सेट करे थे ना, उसको दोबारा से मैंने रिवाइज करा है। जितने भी मैंने आंसर्स लिखे थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे, सब दोबारा रिवाइज करा है। पुरानी चीज़ों को अच्छे से रिमाइंड कर लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए, जिससे कि हम जो भी नई चीज़ें पढ़े और पुरानी चीज़ें भूलें ना नई चीज़ों के साथ साथ। हिंदी जितना आसान सब्जेक्ट लगता है ना, उतनी अगर इसकी वोकैब को हम डिटेल से पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि एक मीनिंग के इतने सारे मीनिंग्स हैं, एक वर्ड के इतने सारे मीनिंग्स निकल जाते हैं कि खुद बंदा कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये वर्ड भी था क्या। और दूसरी बात, इसमें और भाषाएं भी जुड़ जाती है, जैसे संस्कृत से हिंदी निकाल रहे हैं, अलग अलग भाषाओं से हिंदी निकाल रहे हैं, वो चीज़ें याद करना। अब कुछ शब्द तो इसमें ऐसे हैं कि हम रेगुलर यूज़ करते हैं, पर जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो उसे बिल्कुल ऐसे बोल जाता है कि ये शब्द तो हिंदी का है ही नहीं। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं बेफिजूल। अब बेफिजूल तो कोई शब्द ही नहीं होता, क्योंकि फिजूल ही अपने आप में एक व्यर्थ चीज़ है, लेकिन हम बेफिजूल यूज़ करते हैं। बे लगा के तो और ख़राब कर रहे हैं वर्ड, मतलब ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है बेफिजूल जैसी चीज़। दूसरी बात, मुझे हिंदी में जो है डायरेक्शंस याद करने में बहुत दिक्कत आती है। डायरेक्शंस को कैसे याद करें, अजीब अजीब से वर्ड होते हैं, पश्चिम को प्राची, मतलब इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो जल्दी से याद नहीं आते मुझे, तो मुझे रिवाइज करते रहना पड़ता है। सो यहाँ पर मेरा हिंदी का रिवीजन ऑलमोस्ट डन हो चुका था और मैं सब चीज़ें देख रही थी कि ठीक से हो जाए कंप्लीट। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर जीके वन लाइनर बुक यूज़ करी। ये मेरी पहले की खरीदी हुई है, जो अब मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, तो मुझे सब चीज़ें दोबारा रिवाइज करनी पड़ेगी। मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं जो मैंने पहले अच्छे से रिवाइज की हुई है। अब मैं वो टॉपिक रिवाइज कर रही हूँ जो उस वक्त नहीं देख पाई थी मैं, लेकिन अब मैं अच्छे से नोट डाउन कर रही हूँ, उन चीज़ों को अच्छे से चीज़ें देख रही हूँ। और यहाँ मुझे भूख लगने लगी थी, तो बीच में मैंने चिप्स वगैरह और स्नैक्स वगैरह खोल लिए थे,
फिर रिसोर्सेज जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन में। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स याद कर रही थी जो ट्रेंडिंग में है आजकल, जैसे कि OTT और अलग अलग चीज़ें, जैसे जो एग्ज़ाम्स में पूछी जा रही है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछी गई है, वो रेगुलर बेसिस पे जीके को नॉर्मल सब्जेक्ट से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है प्रोसेस। लेकिन रिवीजन ही इसकी एक लास्ट सीढ़ी है जो आगे बढ़ा सकती है। ये धीरे धीरे लेवल को क्रिएट करती है, क्योंकि पढ़ाई में कोई भी चीज़ एक बार याद करके दोबारा ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। आपको धीरे धीरे कम से कम एक चीज़ को 10 से 12 बार, जब तक आप नहीं देख लोगे अपनी आंखों से और नहीं रिवाइज कर लोगे, तब तक वो चीज़ें याद नहीं होंगी आप। और मैंने आज इस बुक के कुछ ही पेजेस को रिवाइज करे हैं, जिससे मैं और बाकी सब्जेक्ट को भी बराबर टाइम दे सकूं। और यहाँ मैंने ऑलमोस्ट कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे जो मेरे रिवीजन नहीं हुए थे, आज मैंने रिवाइज कर लिए थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस की। मैथ्स में मेरा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, जिसकी मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेके कम से कम एक दिन में मैं 30 to 40 क्वेश्चंस लेती हूँ, जिसको मैं खुद करती हूँ। बाकी जो समझ नहीं आता मैं वीडियो लेक्चर से उसको सॉल्व कर लेती हूँ। रीजनिंग का मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट है, सो मैं मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ उसके लिए। सो आपको उसकी क्लिप वीडियो में नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं जिस फ़ोन से शूट करती हूँ उसी फ़ोन से उसके वीडियोस देखती हूँ प्रैक्टिस सेट के। सो मैंने इसके मैथ्स के बाद रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे थे कुछ, और फिर साथ ही साथ मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस भी पुट अप करे थे अपनी उसमें से किरण वाली बुक में से। और आगे मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत वीक चल रहा है, जिससे मेरे मॉक में भी नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। जैसे ही मैं मैथ्स को ज़्यादा टाइम देने की सोचूंगी तो मेरा हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट अफेक्ट होगा, एक ना एक तो छूटेगा, क्योंकि मैं जैसे ही मैथ्स को ज़्यादा टाइम देने लगती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मेरा अफेक्ट होने लगता है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये सेक्रीफाइस मांगता है बहुत ज़्यादा। मैथ्स करते करते मुझे यहाँ भूख लग गई थी और ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो गया था इसको करते करते। तो यहाँ पर मैंने अपना लंच खोला, जो मैं बेसिकली खाना लाई थी घर से। लंच टाइमिंग तो नहीं था क्योंकि ये इवनिंग हो रही थी। तो यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ, तो इन्जॉय इट। सो यहाँ मैं खाना फिनिश करने के बाद फिर से अपने मैथ्स की प्रैक्टिस पे लगी, क्योंकि मेरे अभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए थे सॉल्व, जो मैंने आज के टू डू लिस्ट में सोचा हुआ था। सो यहाँ मेरी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट डन हो गई थी और मैं घर जाने का टाइम हो गया था मेरे। तो यहाँ पर मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ और
बैक टू होम। और घर जाते ही हमें यहाँ पर मोमो मिले थे, मोमो पार्टी हुई थी हमारी। सो If I called you tonight, would it feel the same?